कुर्सी कहाँ गई यहाँ से? देखो कोरोजन क्या होता है, ध्यान से देखो, देखो कोरोजन है ना, ध्यान से समझना कोरोजन क्या होता है। कोरोजन का क्या मतलब होता है? कोरोजन का मतलब होता है मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से, वाटर से, है ना, एसिड से, इसको बोलते हैं कोरोजन, है ना। द रिएक्शन ऑफ, जब कुछ नहीं है तो क्यों कर रहे हो भाई, अलग ही शौक है इसका। द रिएक्शन ऑफ मेटल, द रिएक्शन ऑफ मेटल, है ना, द रिएक्शन ऑफ मेटल आयन, या मेटल लिख लो, द मेटल आयन नहीं होगा, सॉरी, द रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, है ना, द रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, H2S, है ना, किसी से भी सर, वाटर, मैं लिख रहा हूँ उनसे, है ना, जिनसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, वाटर हो गया, है ना, एक्सेट्रा, है ना, ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, ऑन द सरफेस ऑफ, ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, it is known as, it is known as, है ना, it is known as, it is known as corrosion, it is known as corrosion, है ना। मेटल की रिएक्शन जब किससे होती है, मेटल, जैसे मान लो कि ये मेटल है ना, ये मेटल है, मेटल है, अब भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होगी, है ना, ऑक्सीजन गैस भी होगी, वाटर भी होगी, तो मेटल क्या होगा, रिएक्ट करेगा। मेटल क्या होगा, मेटल की जो आउटर मेटल की जो आउटर सरफेस है, मेटल की जो आउटर सरफेस है वो क्या होगी, रिएक्ट करेगी इन सब सब्सटेंस से, है ना, इन सब सब्सटेंस से रिएक्ट करेगी। जैसे मैं तुमको अगर मैं आयरन का एग्जांपल दूं, मान लो गेट है, ये मेरा आयरन लगा है ना, तो इस पर क्या होगा, वाटर से, है ना, ऑक्सीजन गैस से आयरन रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे एक रस्ट की लेयर जम जाती है, देखो रस्ट की लेयर, ब्राउन ब्राउन रस्ट की लेयर जम जाती है ना। तो जो जैसे इसका केस स्टडी बताएंगे, बता दीजिए पर्सनल इसका केस स्टडी बता इसको, ये कंप्लीट हो जाए। देखो रस्टिंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोरोजन, रस्टिंग इज एन एग्जांपल ऑफ, रस्टिंग इज एन एग्जांपल ऑफ, रस्टिंग का मतलब होता है जंग लगना, रस्टिंग का मतलब क्या होता है, जंग लगना। रस्टिंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोरोजन, रस्टिंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोरोजन, मतलब मेटल का रिएक्शन है एसिड से, वाटर से, है ना, ऑक्सीजन गैस से, उसको बोलते हैं कोरोजन। अब मेटल अगर मैंने तुमको स्पेसिफाई कर दिया कि मेटल जो है यहाँ पे क्या है, आयरन है, तो आयरन का तो जानते हो ना, आयरन में क्या लगती है, जंग लगती है, उसी को क्या बोलते हैं, रस्टिंग, है ना। बात समझ में, कोरोजन का मतलब कोई मेटल मैंने नहीं बताया तुमको, समझ में आया। कोरोजन का मतलब मैंने कोई मेटल स्पेसिफाई नहीं किया। अगर मैंने मेटल स्पेसिफाई कर दिया कि आयरन का रस्टिंग, आयरन का कोरोजन हो रहा है ना, तो उसको हम रस्टिंग बोलेंगे। आयरन का कोरोजन हो रहा है मतलब आयरन एक मेटल है, उसका रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन गैस से, वाटर से, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, कोरोजन बोलेंगे, सॉरी रस्टिंग बोलेंगे। फिर से बोल देता हूँ, कोरोजन का मतलब होता है मेटल की रिएक्शन एसिड से, वाटर से, है ना, ऑक्सीजन गैस से, है ना, इन सब चीज़ों से। अब अगर मैंने इसमें मेटल तुमको स्पेसिफाई कर दिया कि इसमें जो मेटल मैंने लिया है, कौन सा मेटल लिया है मैंने, मेटल मैंने जो लिया है वो आयरन लिया है। मेटल मैंने कौन सा लिया है, आयरन। अगर मैं मेटल स्पेसिफाई कर दूंगा इसमें, तो इसका मतलब होता है कि अच्छा, तो तुम इसका मतलब क्या समझोगे कि आयरन बोल दिया। अब कोरोजन का मतलब है कि आयरन जो है वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन गैस से, वाटर, है ना, वाटर से जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलेंगे रस्टिंग, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, रस्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, रस्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। अगर मैंने कोरोजन में तुमको मेटल बता दिया कि मेटल आयरन है, तो अच्छा तुम समझ जाओगे कि आयरन है तो रस्टिंग होगा। समझ में आया, ठीक है। रस्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, है ना। रस्टिंग में देखो, कोरोजन एक जनरलाइज टर्म होगा, जैसे उसमें मेटल नहीं बता रहे हम कोई तुमको। जब अगर मैं मेटल बता दिया तो तुम यहाँ पे क्या पढ़ोगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2S, वाटर एक्सेट्रा ऑन द सरफेस ऑफ मेटल इज नोन एज कोरोजन। अगर मैं इसी मेटल, यहाँ पे क्या तुमको पता है कौन सा मेटल है, कॉपर है ना, यहाँ पे क्या पता है, कॉपर है ना, या आयरन है, या कौन सा मेटल है ना, या सिल्वर है, या एल्युमिनियम है, कौन सा मेटल है, नहीं पता है ना। अगर मैंने तुमको यहाँ पे बोल दिया इसको काट के तुम आयरन लिख लो, है ना, तो आयरन जब रिएक्ट करेगा, वाटर वेपर से रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करेगा, तो इतना तो पता है जंग लगती है उसमें। तो समझ में आया, आयरन के कोरोजन को ही क्या कह रहे हैं, रस्टिंग बोल रहे हैं।
समझ में आया? जब मैंने मेटल स्पेसिफाई कर दिया उस तुमको, ठीक है, कुछ नहीं बोला तो जनरलाइज्ड हम क्या बोलेंगे, कोरोजन हो रहा है, मेटल का क्या हो गया है, कोरोजन हो गया है। अब मैंने मेटल स्पेसिफाई कर दिया कि यहाँ पे कोरोजन जो हुआ है आयरन का हुआ है, तो तुम समझ जाओगे अच्छा जंग लग गई है, रस्टिंग हुई है, समझ में आया? ये कहने का मतलब है रस्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, रस्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। बात समझ में? रस्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, ठीक है, रस्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। अगर मैं रस्टिंग की डेफिनेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा, व्हेन आयरन रिएक्ट विद, है ना, इसकी रिएक्शन भी होती है, हम बताएंगे नहीं लोगों को क्योंकि कोई काम नहीं पड़ता है। व्हेन द आयरन इज, है ना, जिसका काम नहीं क्योंकि ऐसे इतनी रिएक्शन है भूल जाते हो। व्हेन द आयरन, आयरन का मतलब Fe, व्हेन द आयरन रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना, ऑक्सीजन गैस, वाटर वेपर, है ना, वाटर वेपर जो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है ना, it is known as rusting, सिंपल इतना भी लिखोगे तब भी चल जाएगा, ठीक है, it is known as rusting, समझ में आया? it is known as rusting, समझ में? अब देखो ये हो गया हमारा रस्टिंग। रस्टिंग तो जानते हो, जंग लगती है, जंग लगने को क्या कह रहे हैं, रस्टिंग कह रहे हैं, ठीक है। जी होता है कि के होता है? अबे रस्टिंग होती है, इंग्लिश में लिखते हैं, समझ में आया? देखो जैसे मान लो कि एक समझा देता हूँ, जैसे मान लो मेरे पास ये आयरन का टुकड़ा है ना, जैसे मान लो कि इतना मोटा आयरन का टुकड़ा था, ठीक है, इतना मोटा, जैसे जैसे जंग लगती रहती है वो पतला होता रहता है, जैसे जैसे जंग लगती है वो क्या होता रहता है, पतला होता रहता है ना। देखो मान लो इतना बड़ा आयरन का ब्लॉक था, है ना, इस पे जंग लगी, इस पे रस्टिंग हुई, और जो रस्टिंग थी वो झड़ गई, जो रस्टिंग थी वो क्या हो गई, झड़ गई, फिर से नया मेटल अंदर का आ गया, फिर उस पर रस्टिंग हो गई, फिर वो भी झड़ गई, ठीक है, फिर से अंदर का मेटल आ गया, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि मेटल जो है वो पतला होता जा रहा है ना। बात समझ में आई? उसी को क्या बोल रहे हैं, रस्टिंग बोल रहे हैं, समझ में आया? भाई गेट धीरे, मान लो लोहे का गेट है, उसमें पेंट नहीं है तो वो धीरे धीरे क्या होगा, पतला होता रहता है ना, इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, उस पर पेंट लगा देते हैं या ऑयल लगा देते हैं या ग्रीस लगा देते हैं ताकि रस्टिंग ना हो, है ना। क्योंकि अगर रस्टिंग स्टार्ट हो गई तो क्या होगा, मान लो इतने सरफेस पे रस्टिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, ऐसे पपड़ी जैसा हो जाता है, फिर ये झड़ जाएगा, है ना, फिर अंदर का जो नया मेटल है वो आ जाएगा, उस पर रस्टिंग हो जाएगी, फिर वो झड़ जाएगा, फिर अंदर का मेटल वो आ जाएगा, फिर वो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करते करते क्या होगा, मेटल पूरा खत्म हो जाएगा, है ना, मेटल की क्या हो जाएगी, रस्टिंग हो जाएगी, पूरा मेटल बेकार हो जाएगा, बहुत पतला हो जाएगा, ठीक है। ये थी रस्टिंग, समझ में आया? रैंसिडिटी देखो क्या होती है, रैंसिडिटी है ना, रैंसिडिटी क्या होती है, ध्यान से देखना। रैंसिडिटी का क्या मतलब है, रैंसिडिटी का मतलब समझाता हूँ, ध्यान से देखो। अच्छा नाइट्रोजन को भी छोड़ो, देखो ये चिप्स का पैकेट है, लेस का चिप्स का पैकेट है ना, ये लेस के चिप्स का पैकेट है, ध्यान से देखो, ये लेस के चिप्स का पैकेट है, इसमें क्या अंदर रखे हुए हैं, ऐसे चिप्स रखे हुए हैं, इसमें अंदर ऐसे चिप्स रखे हुए हैं, इसमें अंदर चिप्स, तो चिप्स ये जो इसके अंदर हवा भरी हुई है, चिप्स के पैकेट के अंदर जो हवा भरी है वो कौन सी है ना, वो कौन सी गैस होती है, वो नाइट्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस। वो कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस। इतनी बात समझ में आई, नाइट्रोजन गैस। वो कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस, N2 जिसको हम बोलते हैं, N2, है ना। अभी देखो तो पहले सीख लो, अभी बताते हैं, बता रहा हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ मैं, है ना। नाइट्रोजन गैस रहती है N2 के फॉर्म में, समझ में आया, नाइट्रोजन गैस रहती है N2 के फॉर्म में। अब इसमें नाइट्रोजन गैस भरी है, इतना समझ में आ गया। अब ये जो चिप्स होंगे, ये चिप्स फ्राई होकर ही तो आते हैं, इसमें ऑयल लगा रहता है, क्या है ना, इसमें ऑयल लगा रहता है। बात समझ में, इसमें क्या होता है, ऑयल लगा रहता है। बात समझ में आई, इसमें क्या रहता है, चिप्स फ्राई होकर आते हैं, ऑयल लगा रहता है। बात समझ में आई। तो इसमें ये बताओ कि नाइट्रोजन गैस क्यों भरी रहती है, ऑक्सीजन गैस भर देते या कोई और गैस भर देते, तो नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं, ताकि ये जो चिप्स हैं ये ख़राब ना हो, ताकि ये जो चिप्स हैं ये क्या हो, ख़राब ना हो, ताकि ये चिप्स जो है वो ख़राब ना हो। इसका क्या मतलब है कि इसमें जो फैट और ऑयल है, देखो कोई भी चीज़ ख़राब क्यों होती है, जैसे मान लो ये चिप्स है, ये मान लो बाहर रखा हुआ है, ये मान लो चिप्स है बाहर रखा हुआ है, इसमें फैट होगा, है ना, मारा क्या जाएगा, कोई भूत आएगा नहीं, है ना, महरा जाएगा, वो ठीक है। लेकिन अभी सुनो, इसमें फैट होगा, इसके पास क्या होगा, ऑयल होगा। बात समझ में, ऑयल लगा होगा, तो ये ख़राब क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, है ना। अब इसका क्या होगा, फैट का और ऑयल का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। फैट और ऑयल का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ये जो चिप्स है ना ये ख़राब हो जाएगा। समझ में आया, ये चिप्स है क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे ऑक्सीजन गैस रखी ही नहीं है। जब ऑक्सीजन गैस रखेंगे नहीं तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं। ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन तो होगा नहीं। यहाँ पर नाइट्रोजन गैस रखी है तो भाई ऑक्सीजन है ही नहीं, तो फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन हो ही नहीं पाएगा। बात समझ में आई, और ये चिप्स ख़राब नहीं हो पाएगा।
बोलो, इसी को बोल रहे हैं रैंसिडिटी। इसी को क्या बोल रहे हैं? रैंसिडिटी। ये बात समझ में आई? CDT। रैंसिडिटी, ठीक है, यहाँ पे डॉट नहीं होगा। इसी को क्या बोल रहे हैं? रैंसिडिटी। समझ में आया? ठीक है। कोई भी चीज़ ख़राब क्यों होती है? क्योंकि देखो मान लो उसमें फैट है ना, क्या है उसमें? फैट है और ऑयल है, उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन चाहिए तो O2 लगेगा जो कि एटमॉस्फेयर में होगा। अब अगर ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, उसमें से बैड स्मेल आएगी। समझ में आया? तो हमने यहाँ पे क्या किया? ऑक्सीजन को हटा दिया, नाइट्रोजन गैस भर दी। जब नाइट्रोजन गैस भर दी तो फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा और वो चीज़ ख़राब नहीं होगी। समझ में आया? लेस का चिप है ना? ठीक है, हाँ, लेस का चिप्स का पैकेट है। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई? नाइट्रोजन प्रिवेंट रैंसिडिटी। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ? नाइट्रोजन गैस जो होती है वो क्या करती है? प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन गैस का प्रिवेंट मतलब होता है रोकना। नाइट्रोजन गैस क्या करती है? प्रिवेंट रैंसिडिटी, प्रिवेंट रैंसिडिटी, प्रिवेंट रैंसिडिटी, है ना। रैंसिडिटी का मतलब खराब हो जाना चीज़ों का, है ना। प्रिवेंट रैंसिडिटी। नाइट्रोजन गैस क्या करती है? रैंसिडिटी प्रिवेंट करती है। अगर इसी की जगह O2 रख दूँ तो क्या हो जाएगा? बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। बात समझ में आई? बहुत जल्दी क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। बहुत जल्दी क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। ये बात समझ में आई? तो ये था हमारा रैंसिडिटी का मतलब। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट एक वर्ड यूज होता है। एंटीऑक्सीडेंट का क्या मतलब होता है? एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है जो ऑक्सीडेशन होने से रोकता है। अच्छा ये बताओ, क्या नाइट्रोजन फैट और ऑयल का, यहाँ पे जो फैट और ऑयल है उसका ऑक्सीडेशन होने से रोक रहा है? बिल्कुल रोक रहा है ना। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस ऑक्सीडेशन में थोड़ी ना काम आती है। ऑक्सीडेशन में कौन सी गैस काम आती है? O2 गैस काम आती है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन गैस को क्या बोल सकते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मतलब, एंटी का मतलब उल्टा, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एंटी का मतलब उल्टा, तो उल्टा कर दे, मतलब ऑक्सीडेशन को क्या कर दे? प्रिवेंट कर दे। प्रिवेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स का क्या मतलब होता है? एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऐसी चीज़ है जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर दे। सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, है ना। सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, सब्सटेंस विच प्रिवेंट मतलब रोक देना, है ना। सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, उसी को क्या बोल देते हैं? सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, उसी को ही क्या बोल देते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। समझ में आया? सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, उसी को ही क्या बोल देते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। ये बात समझ में आई? इसका रिवीजन। ठीक है। रैंसिडिटी का मतलब होता है चीज़ों का ख़राब हो जाना। ठीक है, रैंसिडिटी का मतलब क्या हो जाता है? चीज़ों का ख़राब हो जाना। अभी सब मिल जाएगा, टेंशन ना लो। ठीक है। ये क्या है? ये चिप्स क्या है? ये चिप्स के वो हैं, लेस चिप्स लिखिए। लेस चिप्स ढाबा होती है। अरे समझ में आ गया बेसिक कॉन्सेप्ट। कुरकुरे नहीं होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर क्या हो गया? हमारा ख़त्म हो गया है, बिल्कुल। ठीक है, अब हम इसके क्या करेंगे? क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम इसके क्या करेंगे? क्वेश्चंस लाएंगे। खत्म, पूरा कॉपी में खत्म हो जाएगा। बचा ही कितना है? 2 ही पेज तो तुमको ऐड करना उसमें। अभी यार ठीक है, अब करूँगा काम आराम से। देखो तुम लेकिन डांट खाओ। आओ आओ, इनके क्वेश्चंस देखो, ध्यान से देखो, इनके क्वेश्चंस देखो। ये कहाँ चला? वो चीज़ कहाँ गई? अरे वो PDF कहाँ चला गया? ये रहा, किस काम किया? देखो ध्यान से देखो। जैसे ये कुछ क्वेश्चंस इसके NCERT के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कितना? और ये देखो, दिख रहा है? वाई शुड आ क्या लिखा है? वाई शुड आ रिबन, वाई शुड आ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर, है ना। मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं? उसको जलाने से पहले। देखो जैसे मान लो कि ये मेरे पास एक मैग्नीशियम रिबन रखी हुई है, ये अपना लेता हूँ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, ये मान लो मेरे पास क्या है कि मान लेते हैं कि ये मेरे पास ऐसे मैग्नीशियम रिबन है। अरे आ जाना कलर, है ना। मान लेते हैं कि ये मेरे पास ऐसे मैग्नीशियम रिबन रखी हुई है। ठीक है, तो क्या होगा कि भाई एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस तो है ही, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस तो है ही, और यहाँ पे क्या है? मैग्नीशियम है। यहाँ पे क्या है? मैग्नीशियम है। यहाँ पे क्या है? मैग्नीशियम। भाई मैग्नीशियम रिबन में क्या होगा? मैग्नीशियम होगा। अब ये जो है ऑक्सीजन से क्या हो जाएगी? रिएक्ट कर जाती है और अपने ऊपर क्या करती है? अपने ऊपर क्या करती है? बताओ, अपने ऊपर क्या करती है? कुछ करती है। अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेती है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेती है। ठीक है, MgO। बात समझ में आई? अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेती है। ठीक है, अब अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बना लेगी अपने ऊपर तो ये जलेगी नहीं अच्छे से। ये जो रिबन है ये अच्छे से जलेगा नहीं, इसीलिए हम क्या करते हैं? इसको ऐसे रगड़ देते हैं। रगड़ देंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हट जाएगी यहाँ से और बढ़िया से जलेगी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर? बिकॉज इट डेवलप्स अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। वो अपनी सरफेस पे क्या होती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की सरफेस मतलब उसकी जो बाहर वाली सरफेस है ना, बिकॉज इट डेवलप्स अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस।
समझ में आया? ठीक है, आओ ये क्वेश्चन देखो, है ना, ये क्वेश्चन नहीं, अभी तो क्वेश्चन नहीं करा सकता ना मैं। आओ पहले रिएक्शन लिखना सीखो। देखो क्या लिखा है, राइट द, है ना, क्या क्वेश्चन में लिखा है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द बैलेंसिंग, अभी हम कर लेंगे, बैलेंसिंग हमने छोड़ के रखी है, ठीक है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन। बैलेंसिंग मतलब कि 2 लगा देना, 3 लगा देना, मैंने सिखाया। अच्छा हाँ, ठीक है, राइट द बैलेंस मतलब ठीक है, राइट द, उसकी टेक्निक होती है वो बता ही नहीं, अभी वो बता दूंगा, ठीक है। राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो रिएक्शन लिखी है, लेकिन वो अपने उसमें नहीं लिखी है, सिंबल्स के फॉर्म में नहीं लिखी है ना, वर्डिंग में लिखी है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन प्लस HCl बनता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसमें क्या करना है, इसकी रिएक्शन लिखनी है, ये जो लिखा है सिंबल्स के फॉर्म में इनकी रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। उसके बाद बैलेंस करनी है, तो पहले रिएक्शन लिखना सीख लेते हैं, बैलेंसिंग भी सीख लेंगे। देखो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हमको क्या दे रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड दे रहा है। तो हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, सिंपल H नहीं, हाइड्रोजन का मतलब सिंपल H नहीं, हाइड्रोजन का मतलब होता है H2। हाइड्रोजन का क्या मतलब होता है, H2 प्लस क्लोरीन, क्लोरीन का मतलब सिंपल Cl नहीं, क्लोरीन का मतलब Cl2, क्लोरीन का मतलब Cl2, क्लोरीन का मतलब क्या होता है, Cl2, क्लोरीन का मतलब हम Cl2 लिखेंगे, समझ में आया, क्लोरीन का मतलब Cl2, है ना, क्लोरीन का मतलब Cl2, अरे ठीक है, क्लोरीन का मतलब Cl2, समझ में आया। गिव्स HCl, ये समझ में आया, इस 2 पे अभी मत जाओ, इस 2 पे अभी मत जाओ, इतनी बात समझ में आई। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे HCl है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्लोरीन और HCl, ये समझ में आया। हाइड्रोजन का मतलब H2 होगा, क्लोरीन का मतलब Cl2 होगा और हाइड्रोजन क्लोराइड का मतलब क्या होगा, HCl होगा। हाइड्रोजन क्लोराइड का मतलब HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड का मतलब HCl होगा, ये बात समझ में आई, ठीक है। अब HCl है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन एक, क्लोरीन एक, यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2, क्लोरीन भी 2, तो सिंपल बैलेंसिंग है, इसमें कुछ नहीं करना, हमको आगे 2 लगा देना, बैलेंस हो गई, समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, बेरियम क्लोराइड है और एल्यूमिनियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये बहुत आसान है, ये पता है, तुमने बेरियम क्लोराइड बनाया है 9th में, ये भी बनाया, ये भी बनाया, ये भी बनाया, सबको बना के लिख दो, समझ में आया। बेरियम क्लोराइड बना दो, एल्यूमिनियम सल्फेट बना दो, बेरियम सल्फेट बना दो, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये सब बनाया है तुमने, यही तो किया है 9th में, और क्या किया है, ठीक है। ये सब बना लो और लिख दो। तो मैंने ये लिख दिया है पहले से ही, ध्यान से देखो, BaCl2, ये तो कर लोगे ना, मैंने लिख दिया BaCl2, Al2SO4, BaSO4, AlCl3, ठीक, ये मैंने इतना कर दिया है। अब यहाँ पे +3, ये -2 क्या लिखा है, SO4 2 माइनस होता है, ये सब लिखा हुआ, आयंस लिखे हैं इसके, जैसे Ba2 प्लस होता है, Cl माइनस Al3 प्लस, है ना, ये सब लिखा है। नहीं लिखना है तो ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लिखे रहने दो, अमोनियम, ठीक है। अभी ये देखो पहले जो मैं बता रहा हूँ, अब अगर मुझे ये रिएक्शन बैलेंस करनी होगी, अगर मुझे ये रिएक्शन बैलेंस करनी होगी, ध्यान से देखो, तो इसको अटेम्प्ट करना, बैलेंस करना, रिएक्शन अटेम्प्ट करना, इधर देख लो पहले, इसको बैलेंस करना, अटेम्प्ट करना। अगर यहाँ पे भी 3 लगा दोगे, यहाँ पे भी 3 लगा दोगे और यहाँ पे भी 2 लगा दोगे तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। इसको अटेम्प्ट करना है एक बार खुद से, ठीक है। ये वाली रिएक्शन देखो, सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगी, बहुत आसान है ये बैलेंसिंग इसकी, जैसे इसकी थी वैसे ही इसकी भी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है ना, यहाँ पे इसको हटा दो, नीचे तो लिख दिया है, ठीक है। देखो सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो सोडियम हमको पता है, सोडियम को हम Na2 नहीं लिखेंगे, समझ में आया, सोडियम को हम Na ही लिखेंगे और वाटर को क्या लिखेंगे, H2O, ठीक है। गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो NaOH बन गया और H2 गैस बन गई, हाइड्रोजन गैस है ना, हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस है। इस एरो का क्या मतलब है, देखो इस एरो का मतलब होता है, नहीं, इस एरो का मतलब प्रेसिपिटेट होता है, इसका मतलब नीचे की तरफ है, मतलब टेस्ट ट्यूब में नीचे की तरफ बैठ गया, इसका मतलब क्या है, उड़ गया है, इसका मतलब उड़ गया है ना। हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, ये गैस है, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, गैस, ये इसीलिए क्या हो गई है, उड़ गई है, बात समझ में आई। सोडियम मेटल लिया है हमने सॉलिड के फॉर्म में, वाटर गैस, वाटर लिक्विड के फॉर्म में लिया है ना, और NaOH जो बना है वो एक्वस फॉर्म में बना है, सिंपल, बात समझ में आई, ठीक है, ठीक है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मैंने कराई है, समझ में आया। देखो राइट, आप देखो दूसरा क्वेश्चन भी उसी तरीके का है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड स्टेट विद, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट, मतलब उनके स्टेट लिखने हैं, सॉलिड लिखना है, लिक्विड लिखना है, गैस लिखना है और एक्वस भी लिखना है, समझ में आया।
सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, सोडियम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, और तुमको बेरियम क्लोराइड लेना है और सोडियम सल्फेट लेना है ना। इन वाटर का मतलब क्या है कि ये एक्वस है। इन वाटर का मतलब मैंने बताया ना, किसी चीज को पानी में घोल देंगे तो एक्वस हो जाएगी, है ना। रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अगर बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा सोडियम सल्फेट से इन वाटर का मतलब है कि ये एक्वस के फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है? एक्वस के फॉर्म में। तो सबसे पहले तुम इसको बनाओ, बना लोगे, बहुत आसान है। बेरियम का आयन पता है तुमको और सोडियम सल्फेट बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं। ये बन गया, ये बन गया, ठीक है, ये दोनों बन गया। जब ये दोनों बन जाएगा तो क्या करोगे भाई, ये सब बनाना मैंने सिखाया है, समझ में आया। Na2SO4 बन गया, BaCl2 बन गया। उसके बाद मैंने तुमको आयन बताए थे ना, Ba2+ होता है, Cl- होता है, Na+ होता है, 2- होता है। तो इसके प्लस के साथ इसके माइनस को ले जाओ, समझ में आया। याद करो मैंने बताया है, इसके प्लस के साथ इसके माइनस को ले जाओ, बस बन गया, समझ में आया। और यहाँ पे जो BaSO4 होता है वो प्रेसिपिटेट होता है। लो, बात खत्म। कितना आसान है। जो ऊपर पढ़ाया ना, जो मैंने पहले पढ़ाया है वही दिया है तुमको, स्टेटमेंट के वाइज में वही लिखना है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है NaOH, और इन वाटर का मतलब ये एक्वस में होगा, ठीक है। वाटर के लिए क्या लिखेंगे? स्टेट, लिक्विड लिखेंगे, ये हमेशा याद रखना। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब होता है HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब क्या होता है? HCl। वाटर के रिएक्ट कर रहा है ना, HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है जो कि वाटर में प्रेजेंट है, तो उसके लिए भी क्या यूज करेंगे? एक्वस। टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। हमको क्या मिल रहा है? सोडियम क्लोराइड मिल रहा है, NaCl मिल रहा है, NaCl भाई एक्वस में होगा, और साथ ही में क्या मिल रहा है? वाटर मिल रहा है। देखो, टू गिव सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। तो ये रहा मेरे पास NaCl, ये रहा मेरे पास NaCl, सॉरी ये रहा मेरे पास NaOH, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये रहा HCl। ये दोनों रिएक्ट किया है तो क्या बन गया है ना, NaCl बन गया है और वाटर बन गया है, ठीक है। बात समझ में आई? NaCl बन गया और वाटर बन गया। बोलो, इस रिएक्शन को तुम ऐसे भी समझ सकते हो, नहीं हाँ ठीक है, ऐसे OH- समझ लो और Na+ समझ लो, ठीक है। H+ और Cl- से भी कर सकते हो, ठीक है, बन जाएगा, ठीक है, बन जाएगा। बात समझ में आई? सल्फेट और सल्फाइड और सल्फाइड 9th में का फर्क क्या है? इधर देखो, आओ इधर देखो, इधर देखो, इधर आओ, ठीक है। ये सब बेसिक चीजें तुमने पढ़ी नहीं है, तुम एब्सेंट थे। अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज, साल भर घूमोगे तो क्या होगा? अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। एक सब्सटेंस X है वो वाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। अरे मैंने तुमको बताया था चूना पोतते हैं दीवार पे। अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X, है ना, किसका सोल्यूशन बनाएंगे? चूने का ही तो बनाएंगे। तो X क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। क्या हो जाएगा? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं? क्विक लाइम, ठीक है। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X, है ना, रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X नेम्ड इन अबव विद द वाटर। इसका मतलब है कि सब्सटेंस X की रिएक्शन लिखनी है वाटर के साथ, तो और उसका नाम भी लिख देना साथ में ना। सब्सटेंस X जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड है, वाटर के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस। ये सब मैंने बताया, ठीक है। क्या बन जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा, ठीक है। ये हो गई, हमने लिख दिया इसको भी, इसके नाम लिख लेना, है ना, क्विक लाइम, स्लेग लाइम, ठीक है। ये सारी रिएक्शन ऊपर लिखी हुई है पहले से ही। ये कौन सा है? एक्टिविटी वाला, अभी देखते हैं इसको, ठीक है। आओ ये देखो, NCERT में पेज नंबर 13 पे मिल जाएगा ये क्वेश्चन, ध्यान से देखो, है ना। व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंजेस व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट, है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, why does the color of copper sulfate solution changes when an iron nail is dipped in it। तो सबसे पहले कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन का क्या कलर होता है? ब्लू। बताया क्या मैंने? कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन का कलर बताया ब्लू होता है। जब हम इसमें आयरन नेल डाल देते हैं तो ये क्या हो जाता है? लाइट ब्लू हो जाता है। इसका कलर क्या हो जाता है? फेड हो जाता है। ये देखो मैंने बताया, ये देखो बताया, है ना। क्या हो जाता है? रिएक्शन से पहले ये जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है इसका कलर क्या होता है? ब्लू। रिएक्शन के बाद लाइट ब्लू हो जाता है ना, फेड हो जाता है, लाइट ब्लू हो जाएगा। बात समझ में आई? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है, तो आयरन इसको क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। और ये जो कॉपर होता है इसी आयरन नेल के ऊपर क्या हो जाता है? डिपॉजिट। और कॉपर का कलर क्या होता है? ब्राउन। तो इसीलिए नेल किस तरीके की दिखती है? ब्राउन कलर की दिखती है। समझ में आया? कहाँ गया क्वेश्चन?
तो जंग आ जाता है ना उसमें। भाई जंग अलग चीज होती है, रस्टिंग होती है, जंग अभी समझाया हूँ। देखो क्यों ऐसा क्यों होता है, उसका कलर क्यों चेंज होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस, और ये रिएक्शन लिखनी है हमको। समझ में आया? प्रॉपर सब बताया, ध्यान से देखो, बहुत आसान बन जाएगा तुमको। गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन, देखो हमको एक एग्जांपल लिखना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ठीक है। हमें क्या लिखना है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल लिखना है, बस तो लिख दो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल, इतने सारे लिखे है ना। अब ये वाला जो रिएक्शन है ये एक्टिविटी है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, हमसे बोला है कि वही लिखो जो एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, तो हमने ये लिख दिया। देखो ये क्या है ना, PbNO3 का होल ट्वाइस, पोटेशियम लेड नाइट्रेट है, सॉरी पोटेशियम नहीं है ना, लेड नाइट्रेट है, PbNO3 का होल ट्वाइस है, इसका रिएक्शन मैंने Ki के साथ करा दिया। बात समझ में आई? अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तुमको आयन पता है, Pb+2NO3- है ना, K+I- है ना, Pb2+ और I-, बस बन गया। प्लस के इसके माइनस के साथ भेज दो, और इसके प्लस को इसके माइनस के साथ भेज दो, बन गया, हो गया। अब यहाँ पे ये याद रखना, कि Pbi2 जो है ना, यहाँ पे ये याद रखना कि जो Pbi2 है वो सॉलिड के फॉर्म में, उसका येलो कलर होता है, वो येलो PPT है, ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें तुमको आइडेंटिफाई करना है कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस। तो मान लो ये रिएक्शन लिखी हुई है मेरे पास, हमको इसमें बताना है कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है और रिडक्शन किसका हुआ है, ठीक है। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है और रिडक्शन किसका हुआ है, ध्यान से देखो। मान लो मेरे पास मैंने ये रिएक्शन लिख दी है, बैलेंस के फॉर्म में हमको रिएक्शन दी हुई है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे सोडियम है और यहाँ पे सोडियम के साथ क्या आ गया है, ऑक्सीजन आ गया है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया है। किसका ऑक्सीडेशन हो गया है? सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया है। क्यों? क्योंकि इसके साथ क्या हो गया है, ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो गया है। बात समझ में आई? इसके साथ ऑक्सीजन क्या हो गया है, ऐड हो गया है। ये वाली रिएक्शन देखो, है ना, कॉपर ऑक्साइड H2 और Cu मिल रहा है और वाटर मिल रहा है। कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट किया तो क्या मिल गया, Cu और H2। हमको रिएक्शन पे दिमाग कम लगाना है, हमको ये निकालना है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका हुआ है। देखो, है ना, मान लो मेरे पास ये रिएक्शन लिखी हुई है, कॉपर ऑक्साइड H2 Cu और वाटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉपर के पास ऑक्सीजन है, यहाँ कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। बात समझ में? लॉस ऑफ O2। और यहाँ पे हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन है क्या? नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो है। और एडिशन, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज, बोलो, ऑक्सीडेशन। समझ में आया? ठीक है, तो ये बहुत आसान है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानना है। ये सारे एग्जाम्पल मैंने पहले ही करा दिए। अच्छा, ये उसके क्वेश्चन है, बैक एक्सरसाइज में जो दिए होते हैं। हाँ, इनको भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो, विच ऑफ द स्टेटमेंट, देखो विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो इज इनकरेक्ट, है ना। ये जो कौन सा स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेड ऑक्साइड है, कार्बन है और Pb है और CO2 है। ध्यान से देखो, यहाँ पे लेड ऑक्साइड, लेड के पास, Pb के पास ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या Pb के पास ऑक्सीजन है? नहीं है। तो यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज, बोलो, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज क्या हो जाता है, बोलो, है रिडक्शन। लॉस ऑफ, अच्छा है, ट्रू नहीं तो फॉल्स। लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, है ना, मारेंगे भी। गेन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। समझ में आया? लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। देखो ध्यान से, है ना, रिवीजन नहीं करके आए हो, बस काम कर लियो, काम भी नहीं किया। देखो ध्यान से, नुकसान तुम्हारा ही होगा पूरा, आधा उसका नहीं हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो लेड है, यहाँ पे देखो लेड है, क्या लेड के पास ऑक्सीजन है? नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया है। क्या हो गया है? रिडक्शन। लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है कि लेड का रिडक्शन हुआ है? लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है ना, तो लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, नहीं, इसका तो क्या हो गया, रिडक्शन। लेड का थोड़ा ना रिडक्शन हो रहा है, लेड ऑक्साइड का, तो हमको इनकरेक्ट बताना है। तो ठीक है, ये सही हो गया, समझ में आया।
और यहाँ पे कार्बन के पास ऑक्सीजन ऐड हो गया, देखो कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, है ना, तो कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो ये तो स्टेटमेंट सही है, हमको इनकरेक्ट बताना है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, कार्बन को ऑक्सीजन मिल रही है, तो यहाँ पे CO2 बन गया है, समझ में आया, तो इनकरेक्ट बताना है, तो ये और ये, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है, करेक्ट नहीं बताना, इनकरेक्ट बताना है, समझ में आया, ये उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये मान लो एक रिएक्शन लिखी हुई है, Fe2O3 है और एल्यूमिनियम है, क्या बन गया है, Al2O3 और आयरन बन गया है, तो हमको बताना है किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, अलग अलग रिएक्टेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, नहीं, यहाँ पे तो मैनी प्रोडक्ट है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यहाँ पे भी एक कंपाउंड होता है, यहाँ पे भी एक कंपाउंड होता है, नहीं है, समझ में आया, क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, हाँ, एल्यूमिनियम है और क्या है, Fe2O3, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल, ये लिखाया है मैंने ऊपर, है ना। यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, सिंपल बोला है कि जब HCl का रिएक्शन तुम आयरन के साथ कराओगे तो क्या बनेगा, जब HCl का रिएक्शन आयरन के साथ कराओगे, है ना, एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ कराओगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, तो ये सॉल्ट बना है, FeCl2 और हाइड्रोजन गैस बनी है ना, क्या बनी है ना, ये हाइड्रोजन गैस बनी है, ये उड़ जाएगी, ठीक है, ये सॉल्ट बना है और ये हाइड्रोजन गैस, ठीक है, बात समझ में आई, ये सॉल्ट है और ये एक्वस के फॉर्म में है और ये भी एक्वस के फॉर्म में, ठीक है, ये हमारी रिएक्शन लिखी है, ठीक, सिंपल है। कभी भी अगर मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ कराओगे तो एक तो हाइड्रोजन गैस बनती है और सॉल्ट बनता है, ठीक है, ये ऐसा इस चैप्टर में होना ही नहीं चाहिए, पीछे होना चाहिए एसिड बेस सॉल्ट में। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, राइट द बैलेंस व्हाट इज, अच्छा पूछा है व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, मैंने लिखा है ना, बैलेंसिंग क्यों करते हैं, व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस, देखो रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ एटम ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज ऑन LHS एंड RHS लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना, लेफ्ट हैंड साइड के, जैसे मान लो मेरे पास HCl लिखा है और आयरन लिखा है, यहाँ पे कुछ बन रहा है ना, अब ये पर रिएक्शन देख लो ना, FeCl2, यहाँ पे देखो आयरन कितना, एक, आयरन कितना, एक, इस साइड हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन दो, क्लोरीन दो, क्लोरीन दो, क्या नंबर ऑफ एटम LHS और RHS बराबर है ना, तो इसीलिए हम बैलेंस करते हैं ताकि LHS और RHS साइड जो सिंगल स्पीसीज के जो एटम है वो बराबर हो, ठीक है। रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ एटम ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज ऑन LHS लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल टू द राइट हैंड साइड, ठीक है, क्यों करते हैं, क्यों बैलेंस करते हैं, टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैंने बताया ना, ताकि मास बराबर आए, टू फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ मास, और टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, बात समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। देखो यहाँ पे ये रिएक्शन लिखनी है, यहाँ पे हमको ये रिएक्शन लिखी है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम, है ना, मान लो हाइड्रोजन गैस है, कंबाइन कर रही है नाइट्रोजन से टू फॉर्म अमोनिया, है ना, मेरे पास हाइड्रोजन गैस है, इसको हमको लिखना है ना, ध्यान से देखो, हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, मान लो मेरे पास ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक, नाइट्रोजन, अगर हाइड्रोजन गैस लिखनी है, कंबाइन कर रही है नाइट्रोजन गैस से और क्या बन रहा है, अमोनिया, तो उसका मतलब है कि H2 जो है N2 से रिएक्ट कर रहा है गैसियस फॉर्म में, गैस लिखा है ना, देखो नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन, ठीक है, ये रहा दोनों गैस के फॉर्म में, दोनों किसके फॉर्म में, गैस के फॉर्म में, है ना, कंबाइन कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, अमोनिया, ठीक है, क्या बन रहा है, अमोनिया, अमोनिया किस फॉर्म में बन रही है, गैस के फॉर्म में बन रही है ना, और इसको हमको साथ में क्या करना है, बैलेंस करना है, इसको यहाँ पे अटेम्प्ट करना है, इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड का मतलब होता है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड का मतलब होता है H2S, मेरे पास गैस है ना, बर्न्स इन एयर, मतलब कि बर्न्स का मतलब कि ऑक्सीजन, कभी भी बोल देगा कि बर्न्स, उसको जला रहे हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करनी है, समझ में आया, ऑक्सीजन के साथ क्या करनी है, रिएक्शन करनी है, और ऑक्सीजन किस फॉर्म में होती है, गैसियस फॉर्म में, समझ में आया, ठीक है, बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, H2S को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या मिल जाएगा, वाटर और SO2, ठीक है, ये हमको, ये अपने आप से नहीं लिखना है, हमको दिया हुआ है ना, टू गिव मतलब प्रोडक्ट साइड बना है, वाटर बना है और सल्फर डाइऑक्साइड बना है ना, क्या बना है, वाटर बना है और सल्फर डाइऑक्साइड बना है, तो ये रहा वाटर और ये रहा सल्फर डाइऑक्साइड, और ये जो 2 3 ब्लू कलर में लिखा है बैलेंसिंग है, इसको अटेम्प्ट करना कुछ इस तरीके से, ये बैलेंस होगी, ठीक है। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट, भाई BaCl2 बना लो,
है ना, मतलब बेरियम क्लोराइड बना लो, अल्यूमिनियम सल्फेट बना लो, और गिव का मतलब प्रोडक्ट साइड लिखना है, क्या लिखना है, अल्यूमिनियम क्लोराइड लिखना है एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, मतलब कि इसके साइड में ऐसे एरो बना देना या और नीचे लिख देना सॉलिड इनसॉल्युबल है ना। देखो BaCl2 है, Al2SO4 होल थ्राइस है, ये रिएक्ट किए ऐसे बन गया, ये तो रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ी हुई है, समझ में आया। ये देखो पोटेशियम मेटल है, पोटेशियम को के लिखते हैं, समझ में आया। रिएक्ट विद वाटर, वाटर से रिएक्ट किए, क्या बन गया है, KOH बन गया और H2 गैस बन गई है, बस सिंपल है, बहुत आसान है, समझ में आया। ये बैलेंसिंग का है, इसको अटेम्प्ट करना, मैंने यहाँ पे बैलेंसिंग लिख दी है, तुम इसको एक बार से अपने आप से लिखना, अनबैलेंस है ना, उसको अटेम्प्ट करना, ठीक। सब बैलेंसिंग के ही ऊपर गेम है इसमें। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, है ना, ये रिएक्शंस लिखी हुई हैं, इनको क्या करना है, बैलेंस लिखनी है और ये बनाना है, भाई ये बहुत आसान है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है COH का, ये सब बना लोगे तुम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कैल्शियम कार्बोनेट बनाना ही आता है CaCO3 और साथ में वाटर बन गया, समझ में आया। इसको अटेम्प्ट करना और बैलेंस करना, ठीक है। इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो तुमसे बने ना, तुमने ये भी बनाना, तुम्हें ये भी, इसके भी आयन आते हैं, है ना, जिंक नाइट्रेट के भी आते हैं, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट के भी, सबके आयन आते हैं, आराम से बन जाएगी और इसको अटेम्प्ट करना ही बन जाएगी, बहुत आसान है। देखो यहाँ पे भी क्या है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द रिएक्शन इन ईच केस, है ना। यहाँ पे तुम इसके रिएक्शन लिखोगे, इसके रिएक्शन लिखोगे, इसके रिएक्शन लिखोगे, इसके रिएक्शन लिखोगे और बताना है कि ये किसका एग्जाम्पल है। तो देखो ये जो एग्जाम्पल है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ये जो रिएक्शन है दूसरा वाला जो लिखोगे वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जो तीसरा लिखोगे वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, लिख के ही पता चल जाएगा। अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग रिएक्टेंट कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत आसान है, एक बार अटेम्प्ट करोगे थ्योरी पढ़ के तुरंत बन जाएगा। ये मैंने पहले ही बता दिया है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक नोट्स में ही लिख गया है ना, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। ये भी बता दिया है, रेस्पिरेशन वाला भी बता दिया है, ठीक है। वाई आर द डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड राइट दिस रिएक्शन। बोला है कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की उल्टी की होती है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट अलग अलग प्रोडक्ट देता है और यहाँ पे अलग अलग रिएक्टेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, इसीलिए अपोजिट बोलते हैं। इन डीकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना, इन डीकम्पोजिशन रिएक्शन सिंगल रिएक्टेंट डीकम्पोज इनटू मेनी प्रोडक्ट, सिंगल रिएक्टेंट डीकम्पोज इनटू मेनी प्रोडक्ट, ABCD, समझ में, A था BCD में टूट गया, मेनी प्रोडक्ट। एंड इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन मेनी रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, BCD कंबाइन होकर A बन जाएगा, ठीक। उसी को बोल रहे हैं हम कि ये इसकी अपोजिट की होती है, इसीलिए बोल रहे हैं हम। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल, एक ये सब पहले पढ़ा चुका हूँ, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल, अरे सब लिखवाए हैं ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल। यहाँ पे बोला है राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डीकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट, है ना। मतलब कि तुमको फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन लिखनी है, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन लिखनी है और थर्मल डीकम्पोजिशन, जिसमें एनर्जी यूज हो रही है या सॉरी जिसमें हीट यूज हो रही है वो ये रही, जिसमें सनलाइट यूज हो रही है वो ये रही, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है वो ये रही, सब बताइए, कुछ है नहीं इसमें, बोलो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिफरेंस क्या होता है, देखो। इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, in displacement more reactive metal displaces least reactive metal from its salt solution, but in double displacement reaction there is an exchange of ion take place between the reactant and the following product। भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इधर एक ही साइड रहता है, ये आयरन है, यहाँ पे क्या होता है, मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है, यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, इसका प्लस इसके माइनस के साथ भाग जाएगा, इसका प्लस इसके माइनस के साथ भाग जाएगा, समझ में आया, आयन्स का एक्सचेंज होता है। यहाँ पे क्या होता है, मेटल की रिएक्टिविटी से काम बनता है, समझ में आया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। बोला इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, जब सिल्वर को रिफाइन करते हैं, साफ करते हैं, रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। बोला है कि जो सिल्वर नाइट्रेट होता है ना, उसमें से सिल्वर नाइट्रेट है ना, और कॉपर है। अब कॉपर क्या करता है, सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को हटा देता है, क्यों, क्योंकि कॉपर जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, सिल्वर कम रिएक्टिव है, और यहाँ पे कुछ ये बन जाता है, यही रिएक्शन लिखे चार्ट वाला वो। हाँ। What do you mean by precipitate reaction? Give an example. Precipitate reaction क्या होती है? Any reaction that produce a precipitate, PPT मतलब वो नहीं है PowerPoint. Any reaction that produces a precipitate is known as precipitate reaction। मतलब
कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बने जो टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाए, है ना, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बने जो टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाए, ठीक है, उसी को क्या बोल रहे हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। उसी को क्या बोल रहे हैं, प्रेसिपिटेट। ऑक्सीडेशन रिएक्शन पहले ही बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, असाइनी ब्राउन कलर्ड, यहाँ पे क्या लिखा है, असाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स, एक साइनी ब्राउन कलर एलिमेंट है एक्स, ऑन हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट एक्स एंड ब्राउन कलर्ड कंपाउंड फॉर्म। देखो अगर मेरे पास कॉपर है, कॉपर को हम अगर मान लो गैस पे ऐसे रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर बन जाएगा। तो बस हो गया, कॉपर जो होता है ब्राउन कलर का, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो कॉपर ऑक्साइड की, देखो कॉपर के ऊपर क्या हो जाएगी, कॉपर ऑक्साइड की एक लेयर जम जाएगी, है ना, तो वो ब्लैक कलर की होती है। सिंपल है, इसमें क्या है बताओ, है ना। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल, कितना आसान है। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल, टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग। भाई आयरन के ऊपर पेंट क्यों करते हो, ताकि रस्टिंग ना हो, रस्टिंग ऑफ आयरन को बचाने के लिए। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, व्हेन आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन वाटर, है ना, प्रेजेंट इन एयर, उसी को क्या बोल रहे हैं, रस्टिंग ऑफ एयर। रस्टिंग ना हो इसीलिए हम क्या करते हैं बताओ, टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, सो दैट आयरन डेवलप अ थिन लेयर, टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, फुल स्टॉप लगा है ना। हम रस्टिंग को बचाने के लिए क्या करते हैं, पेंट करते हैं, ये पहला पॉइंट हो गया। सो दैट आयरन डेवलप्स अ थिन लेयर ऑफ पेंट, पेंट की एक थिन लेयर हो जाए, है ना, विच सेपरेट इट फ्रॉम एटमॉस्फेयर। जैसे मान लो कि मेरे पास ये मेटल है ना, मान लो मेरे पास ये मेटल है, ठीक है, ये ऐसे मेटल है, जब हम इस पर पेंट कर देंगे तो मान लेते हैं रेड कलर का पेंट किए, तो ये एक लेयर जम जाएगी ना, एक लेयर इसके ऊपर आ जाएगी ना, जो क्या करेगी, जो हवा में ऑक्सीजन गैस है और ये जो मेटल है Fe, ये दोनों रिएक्ट नहीं कर पाएंगे ना। क्यों, क्योंकि बीच में क्या आ गई है, एक पेंट की लेयर आ गई है। समझ में आया, ध्यान से देखो, ये क्या है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। वाई, रेंसिडिटी, अभी बताया रेंसिडिटी क्या होता है, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन फूड रिजल्टिंग इनटू बैड स्मेल। भाई वो खराब हो जाएंगे तो बैड स्मेल आएगी और टेस्ट खराब हो जाएगा, उसी को क्या बोल रहे हैं, रेंसिडिटी। ऐसा ना हो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम नाइट्रोजन गैस कर देते हैं ना। वाई इट इज फ्लश विद नाइट्रोजन, बिकॉज नाइट्रोजन इज एन एंटीऑक्सीडेंट एंड नाइट्रोजन प्रिवेंट फैट एंड ऑयल फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। उनके ऑक्सीडेशन होने से क्या कर लेती है, रोक लेती है। ये रहा कोरोजन और रेंसिडिटी, ये मैंने पहले ही लिखा दिया है, ठीक है। लो ये चैप्टर खत्म हो गया पूरी इज्जत से। बिल्कुल बिल्कुल करने हैं।